हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ और जिसका नाम है पाइडेंटिक। इस टॉपिक पे ये वन शॉट वीडियो है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की थी पाइडेंटिक पे और उसमें लगभग 7 वीडियोस थे और आई थिंक आपने उसे देखा होगा तो आपको चीज़ समझ आई होंगी। और अभी एक वन शॉट वीडियो बनाने के पीछे मेरा टारगेट ये था कि आपको सारे वीडियोज एक ही जगह मिल जाएं और आप एक सिटिंग में वन सिटिंग में आप जो है 90 मिनट का ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक का पाइडेंटिक की जानकारी हो जाएगी। और आई थिंक कि जहाँ भी डेटा वैलिडेशन की बात आएगी तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पाइडेंटिक का डेटा वैलिडेशन जो है बहुत जगह अप्लाई होता है। इसका फास्ट एपीआई में भी जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से किसी भी काम के लिए तो पाइडेंटिक की हेल्प से डेटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो आई थिंक कि 90 मिनट का वीडियो है। अगर आप कंटिन्यूस इसके साथ बने रहेंगे तो 90 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल की पाइडेंटिक बहुत कंफर्टेबली समझ आ जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है। थोड़ा सा बीच में कहीं हो सकता है कि आपको ऑकवर्ड लगे, क्योंकि मैंने सातों वीडियो को मर्ज करके ये वीडियो बनाया है। थोड़ी मेहनत भी लगी है। अगर आपको मेरा काम, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी यूट्यूब चैनल को, अपने वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे जंप करते हैं अपने वन शॉट वीडियो पे। और 90 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। एंड चलिए चलते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है पाइडेंटिक। और क्यों पाइडेंटिक की ज़रूरत पड़ती है हमें, इस बारे में हम थोड़ा सा पहले थियोरेटिकल देखेंगे। उसके बाद बीएस कोड पे देखेंगे कोड करके कि क्यों पाइडेंटिक इतनी इम्पोर्टेंट है और कहाँ पाइथन में प्रॉब्लम्स है जो पाइडेंटिक हेल्प करता है इसको क्योर करने में। पहले पढ़ते हैं कि पाइडेंटिक क्या है। पाइडेंटिक एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा टाइप को चेक करने और मैनेज करने में मदद करती है। राइट। सिंपल पाइथन खुद से इनपुट डेटा की चेकिंग ठीक से नहीं कर पाती। थर्ड है, पाइडेंटिक में हम पाइथन क्लासेस की मदद से मॉडल बनाते हैं जिसमें डेटा का स्ट्रक्चर तय होता है। आप एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल भी बना सकते हैं, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। पाइडेंटिक स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर देता है। जैसे अगर 1 2 3 एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो इसको एक नंबर फॉर्मेट 1 2 3 में ये बना देगा। ये फास्ट और हल्का लाइट वेट है क्योंकि इसे साइथन से ऑप्टिमाइज किया गया है। अब जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज जो है काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है और पाइथन उसके मुकाबले थोड़ा स्लो है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है पाइथन और सी का, जिसे साइथन बोलते हैं। और अब इसे साइथन से ऑप्टिमाइज किया गया है, इसका मतलब ये डेफिनेटली लाइट और फास्ट होगी। नेक्स्ट है कि अगर डेटा गलत हुआ तो साफ सुथरे एरर मैसेज दिखाता है पाइडेंटिक, जिससे गलती पकड़ना आसान हो जाता है। आप आराम से ऑप्शनल फील्ड और उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। इसके पास बिल्ट इन मेथड्स लाइक डिक्शनरी और जेसन है जो डेटा को डिक्शनरी या जेसन में बदल देते हैं। और लास्ट है कि ये पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा इसका होता है फास्ट एपीआई जैसी मॉडर्न फ्रेमवर्क के साथ, और खासकर रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी और जितना हमें समझ में आया ठीक है। और बाकी हम बीएस कोड की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे कि बीएस कोड में जो है कैसे पाइथन जो काम नहीं कर पाता है वो पाइडेंटिक काम करता है। तो लेट्स मूव ऑन द बीएस कोड। सो दोस्तों, एक छोटा सा फंक्शन एक डिफाइन किया है, इंसर्ट डेटा, लाइक कि हमें किसी डेटाबेस में या किसी फॉर्म में कुछ हमें डेटा एंटर करना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, इसमें नेम और एज इसको मिलेगा और ये जो है नेम और एज को ही प्रिंट कर देगा। अगर ये ठीक है तो अंत में एक मैसेज ड्रॉप करेगा कि इंसर्ट सक्सेसफुली। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक फंक्शन बना लिया है इसका, और अब जो है इस फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को वैल्यू देते हैं नेम इक्वल्स 7 एंड एज इक्वल्स 40। तो इसको रन करके देखते हैं। सो दोस्तों, देख रहे हो कि यहाँ पे पवन भी प्रिंट हो गया और 40 भी प्रिंट हो गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एज हमारा इंटीजर में होना चाहिए क्योंकि एक एज एक इंटीजर वैल्यू है,
लेकिन हमने यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में रखा, वर्ड्स में रखा, उसके बाद भी एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी टाइप हिंटिंग नहीं दी है, लाइक कि एज इंटीजर होना चाहिए और नेम स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे कि इसमें छोटा सा हम चेंज कर देंगे, और आगे का मैंने ये कोड लिखा हुआ है ताकि जो है आपको कोड लिखने में समय ख़राब ना हो, और हम इजीली जो है कोड को समझने में और ज़्यादा टाइम लगा सकें। तो ये नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें सिंपली हमने जो है यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया। नेम भी वही है, लेकिन हमें बता दिया है कि नेम जो है स्ट्रिंग है और एज इंटीजर है। तो अब अगेन वही चीज़ करेंगे हम, नेम को प्रिंट करेंगे, एज को प्रिंट करेंगे, और लास्ट में एक मैसेज आएगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जो हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या जो भी इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो जब वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो आप इसमें देख सकते हैं नेम के आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है और एज के आगे इंट लिखा हुआ है। मीन्स जब भी वो टाइप करेगा तो उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि नेम शुड बी ए स्ट्रिंग और एज शुड बी इंटीजर। तो एक डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उसको एंटर करने में। तो ठीक है, उसने जो है हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर नाम डाला पवन, और रेंज जो है एक इंटीजर फॉर्म में 40 डाल दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो ठीक है, इस बार हमारा ठीक आया, पवन है और ये 40 है, और डेफिनेटली ये हमने इंटीजर डाला है तो इंटीजर ही है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें भी गड़बड़ करता है और एज को एज को इंटीजर में रखकर उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर देता है, राइट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये 40 लिखा हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। इसको रन करने पे अगेन 40 आ रहा है। मीन्स ये अभी भी एरर को दूर पकड़ नहीं पा रहा है, लाइक कि ये अगर स्ट्रिंग में है तो इसे ना प्रिंट करे। अब दोनों में एक जैसी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं अगर इंटीजर दे रहा हूँ तब भी 40 है, इसको ओके कर रहा है ये, और एज को स्ट्रिंग में दे रहा हूँ तब भी ये इसको ओके कर रहा है और इसको एंटर कर दे रहा है डेटाबेस में, या जिस किसी भी एक्सेल सीट में या कहीं भी डेटा एंट्री करनी है वहाँ इसको सक्सेसफुली एंटर कर दे रहा है। लेकिन ये वास्तव में ठीक नहीं है। अगर मेरी एज इंटीजर में है तभी इसको फॉर्म के अंदर एंटर करना चाहिए, लेकिन पाइथन जो है इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा है। तो आप यू कैन सी कि देयर इज ए प्रॉब्लम कि ये डेटा टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, डेटा टाइप को वैलिडेट नहीं कर रहा है कि टाइप अगर स्ट्रिंग है तो इसको इंसर्ट नहीं कराना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें जो है एक नया कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए हमें, लाइक दैट। इसमें क्या है कि कोड सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमने जो है फोर्सफुली हमने एक इफ एल्स कंडीशन डाली हुई है कि नेम अगर हमारा जो है स्ट्रिंग में होगा और टाइप जो है एज का इंटीजर होगा, तभी यह नेम को और एज को प्रिंट करेगा या फिर इसको सक्सेसफुली इंसर्ट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, एल्स इट विल क्रिएट ए टाइप एरर, मींस डेटा टाइप एरर, इनकरेक्ट डेटा टाइप, राइट। तो अब इसको हम फिर से करते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और हम अगेन जो है इसको स्ट्रिंग रखते हैं, एज को देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसने एरर थ्रो कर दिया। एरर थ्रो क्या कर दिया इसने कि इनकरेक्ट डेटा टाइप, राइट। तो इस तरह से हमने इसको एरर को हैंडल तो कर लिया, लेकिन व्हाट हैपेंस कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया है। अगर हमें डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को अगर हमें अपडेट करना होगा तो हमें अगेन यही सेम कोड जो है हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ये आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें सेम थिंग हमने दोबारा लिखी है और इसको हम जो है अपडेट कर रहे हैं इस बार। तो ये काम तो कट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है कि जब भी हम चाहे इंसर्ट डेटा करें, अपडेट करें, डिलीट करें या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नया फंक्शन बनाते हैं, तो बार-बार हमें डेटा टाइप को फोर्सफुली डिफाइन करना पड़ रहा है। और सेकंड चीज़, एक चीज़ और है इसमें कि एक तो ये टाइप हो गया कि टाइप डेटा टाइप है, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें ये डिफाइन करना हो कि एज जो है एक पॉजिटिव नंबर, डेफिनिटली एज एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हमें डिफाइन करना है कि एज एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई हमारा यूज़र एज को इंटीजर टाइप में डालता है और -10 डालता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये डेटा जो है सही नहीं है, एज माइनस में नहीं हो सकती। अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो क्या होगा? तो इसको हम एक बार और एक हम छोटा-सा कोड लिखा हुआ है, डिफाइन करता हूँ उसको मैं। तो इसमें जो है यहाँ पे एक कोड बनाया है मैंने, और इसमें ख़ास कुछ नहीं है, सिंपल कोड है ये। और इसमें क्या है कि एक जब हमने यहाँ पे डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है कि यहाँ पे
नेम जो है स्ट्रिंग होना चाहिए और एज जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इसके अंदर एक छोटा-सा इफ स्टेटमेंट एज के ऊपर लगा दिया है कि अगर एज जो है 0 से कम है, 0 से कम है या माइनस में है, तो यहाँ पे एक वैल्यू एरर, वो टाइप एरर थी, ये वैल्यू एरर है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइप एरर थी कि डेटा टाइप सही नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू एरर हमें क्रिएट हो जाएगी, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, मीन्स ये डेटा को कैप्चर कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो नेम प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा और डेटा इंसर्ट है सक्सेसफुली। उसके बाद अगर कोई गलती है तो लास्ट में ये देगा टाइप एरर देगा और इनकरेक्ट डेटा टाइप। पहले देगा टाइप वैल्यू एरर, उसके बाद देगा ये टाइप एरर। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको जो है डेटा फॉर्मेट को भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कितनी बार जो है इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और कितनी बार हम जो है इसका चेक लगाएँगे। हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो बेटर क्या हो सकता है इसके लिए ऑप्शन कि हम कहीं एक जगह ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दें, उसके बाद जब भी हम किसी फंक्शन में इसको यूज़ करें, तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें मिल जाएँ। हमें बार-बार जो है इंसर्ट में और अपडेट में और एक और भी चीज़ आती है कि हमें यहाँ पे नेम है मिला हुआ है खाली और एज मिला हुआ है। व्हाट इफ कि अगर यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस या किसी की वेब एड्रेस हमें इंसर्ट करना हो और उसको भी हमें उसको भी हमें टैकल करना हो, तो हमें हमारे लिए चीज़ें और बढ़ती चली जाएँगी, हमारा कोड जो है और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि हम सारी चीज़ें एक फंक्शन के अंदर एक शुरू में ही डिफाइन कर दें, एक क्लास के अंदर, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो, तो उस क्लास को हम कॉल करेंगे और सारा कोड हमारा ऑटोमेटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इस वीडियो में यहीं तक हम रखेंगे कि हमें पता लग गया कि पाइथन के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको पाइथन में हम दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोड कितना कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा और इसीलिए हमें पाइडेंटिक की ज़रूरत पड़ती है और पाइडेंटिक में हम कैसे ये काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और हमें बार-बार जो है कोड लिखने की और टाइप चेक लगाने की या डेटा चेक लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ-साथ हम बहुत सारी और कई चीज़ें हम जो है पाइडेंटिक में कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी पैरेंटिक लाइब्रेरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथन जो है डेटा टाइप को हैंडल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अ, अगर हम जो है कोई गलत डेटा दे रहे हैं, गलत टाइप दे रहे हैं डेटा का, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। कायदे से उसको एक एरर थ्रो करनी चाहिए, लेकिन वो बिना एरर थ्रो किए उसको जो है डेटाबेस में एंटर करा देता है, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पैरेंटिक लाइब्रेरी या पायरिटी का यूज़ करके हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पैरेंटिक को कैसे यूज़ करना है। तो पैरेंटिक को यूज़ करने के लिए पहले हम एक मॉडल डिफाइन करते हैं और जैसे कि लिखा है इसमें कि एक पैरेंटिक मॉडल बनाते हैं। बेसिकली पैरेंटिक मॉडल एक पैरेंटिक क्लास है और इस क्लास में हम जो है डेटा का सही स्ट्रक्चर या स्कीमा बताते हैं कि कौन-कौन से फील्ड होंगे, लाइक नेम होगा, एज होगा, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा या कुछ और होगा। और साथ में अगर जैसे हमें एज को वैलिडेट करना है कि एज की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या कुछ एक रेंज डिफाइन करनी है, तो डेटा का वैलिडेशन भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और पैरेंटिक मॉडल में क्या होता है, बेसिकली हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास में जो है पैरेंटिक का बेस मॉडल इनहेरिट करा देते हैं। और जैसे ही हम पैरेंटिक का बेस मॉडल किसी क्लास में इनहेरिट कराते हैं, तो वो एक पैरेंटिक मॉडल बन जाता है। हम इसको बहुत अच्छे से कोड में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जिस रॉ डेटा को हमें एंटर कराना है, जिस रॉ डेटा को हमें कहीं डेटाबेस में या किसी इनपुट फॉर्म में कहीं एंटर कराना है, तो पहले उसका एक उसको हम एक डिक्शनरी या जेसन टाइप में उस डेटा को डाल देते हैं। तो डिक्शनरी या जेसन लगभग एक जैसे ही होते हैं, बहुत ही कम अंतर होता है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल से फॉर्मेट में की वैल्यू फॉर्मेट में उस डेटा को लिख देते हैं। उसके बाद पैरेंटिक खुद ही इस डेटा को वैलिडेट करता है और कई बार क्या होता है कि ये टाइप अगर गलत दे रखा है हमने, तो उसको खुद ही कन्वर्ट कर देता है। और अगर डेटा अगर मॉडल के हिसाब से नहीं है, तो एक वैलिडेशन एरर शो कर देता है। इसको हम देखेंगे कोड में। और उसके बाद क्या होता है कि हमें एक वैलिडेटेड डेटा मिलता है और इस वैलिडेटेड डेटा को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब डेटा वैलिडेट हो जाए, तो आप उस मॉडल को अ, आप उस मॉडल को अपने पूरे कोड में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा बिल्कुल क्लीन होगा और उसमें कुछ तरह की टाइप एरर नहीं आएगी और वो लॉजिकली वैलिड होगा।
तो कैसे हम इस काम को करते हैं पूरी चीज़ को, और कैसे हम पायरेंटिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि कैसे-कैसे हम पायरेंटिक मॉड क्लास को बनाएँगे और उसमें हम जो है आगे अपना स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने क्या किया है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा लंबा कोड नहीं है। और पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम जो है पैरेंटिक मॉडल को, पैरेंटिक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, सारी चीज़ें मैंने कोड में यहाँ पे लिखी हुई हैं, और जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी प्लेलिस्ट, तो मैं इसका जो है कोड आपको शेयर भी कर दूँगा ताकि आप इसको कहीं यूज़ कर सकें। तो पिप इंस्टॉल पैरेंटिक, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है ऑलरेडी, मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुका था, लेकिन डेमो देने के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रन किया है और इसको इंस्टॉल किया है। तो ये दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस पायरेंटिक में से एक बेस मॉडल को हम जो है इंपोर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम एक क्लास बनाएंगे, और क्लास का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र नाम दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और उसके अंदर हमने जो ये मॉडल इंपोर्ट किया है, पाइडेंटिक का बेस मॉडल इंपोर्ट किया है, इसको इनहेरिट करा लेंगे। इनहेरिट कराने से क्या होगा कि ये जो हमारी जो क्लास है, यूजर क्लास ही है, ये पाइडेंटिक क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और अब इस क्लास में क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा देना है उसका टाइप हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, और ये वन टाइम डिफाइन करेंगे हम। तो हमें जैसे हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दो ही चीज़ें दी थी, नेम दिया था जो एक स्ट्रिंग था, और एज लिया था जो एक इंटीजर था। तो ये 2 चीज़ें हमने दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूज़र इनपुट आएगा, यूज़र हमारा या कोई हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर वो कुछ इनपुट करना चाह रहा है या कुछ अपडेट करना चाह रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पे वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में इसको एक डिफाइन करेगा। लाइक कि हमारा नेम है पवन, और यहाँ पे एज मैं दे रहा हूँ 40। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पवन को मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, और एज को मैंने जो है इंटीजर फॉर्मेट में दिया है। तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें जो है इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज़र क्लास में भेज के इसको डेटा को वैलिडेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक इंस्टेंस लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे, और इसके अंदर जो है इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को हम पास करा देंगे, ताकि इस क्लास से ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन, इसका डेटा टाइप जो है वैलिडेट हो जाए, और उसके बाद जो भी मिलेगा हमें, वो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने, आप सोचते हो कि यहाँ पे मैंने 2 स्टार क्यों लगा रखे हैं, 2 स्टार इसलिए लगाए हैं ताकि ये डिक्शनरी को अनपैक कर सके। अगर इस पूरी डिक्शनरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया है और उसके बाद हम इसे पास कर रहे हैं, तो इस डिक्शनरी को हमें अनपैक कराना ज़रूरी जाता है। जो ये डबल स्टार लगा के हम इसको अनपैक कर लेते हैं। तो हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं। पहली बात, हमने एक पैरेंटिक क्लास बना ली है, और उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, जो इनपुट आ रही है हमारे पास डेटा की, उसको हमने जो है पैरेंटिक क्लास से हमने इसको वैलिडेट करा लिया है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पिछली बार की तरह कि हम यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाएँगे, और इस बार जो है इस फंक्शन में हम जो है यूज़र लेंगे। लाइक यहाँ पे हमारा यूज़र 1 है, तो ऐसे ही हम एक जो है यूज़र लेंगे यहाँ पे, और यूज़र में से हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम प्रिंट करा लेंगे, और लास्ट में जो है फाइनल मैसेज आएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या अगर हम अपडेट करा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुली, राइट। तो यहाँ हमने एक यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसके अंदर हमें जो ये यूज़र, जो बेनिफिटेड हमारा जो यूज़र है, जो हमने इसको पैरेंटिक मॉडल से या पैरेंटिक क्लास से इसको हमने वैलिडेट करा लिया है, जैसे ही हम इसके अंदर इसको पास करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेन कोड हमारा क्लास बनाने का था, वो यहाँ बन गई। यहाँ में यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई, जो इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ वैलिडेट करा लिया पैरेंटिक मॉडल से। उसके बाद एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को हम कॉल कर लिया। अब देखते हैं कि जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको चलाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको कि ये जो है इसने दोनों चीज़ें प्रिंट कर दी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र में से जो है नेम निकाला था, नेम इसने दे दिया है, और यूज़र में से कीज़ निकाली थी, वो इसने यहाँ प्रिंट कर दी है 20, और लास्ट में मैसेज दिया है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये आपका आपने देखा कि
यहाँ पे हमने कोई चेक नहीं लगाया किसी तरह का, जो हमने पाइथन में पिछले वीडियो में बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखा था, कोई चेक नहीं लगाया और हमारा डेटा जो है कंफर्टेबली इंसर्ट हो गया। अब एक हम इसमें और चीज़ हम इसको देखते हैं कि जैसे अगर मैं इस इंटीजर की जगह यहाँ पे जो इंटीजर 40 लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से और इसकी जगह मैं एज को इस 40, राइट, मैं यहाँ इसको ऐसे करता हूँ, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में वर्ड्स में देने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं कि अब ये मॉडल जो मेरा पेरेंटिक मॉडल है, जो वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अगेन मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देख देख क्या आता है। तो इसने जो है एक मुझे एरर थ्रो कर दी है। तो इसमें एरर आप देखिए कि साफ कह रहा है कि इनपुट शुड बी ए एज इनपुट शुड बी ए वैलिड इंटीजर। लाइक इसने डेटा टाइप खुद ही चेक कर दिया कि अगर मैं यहाँ पे एक गलत इन्फॉर्मेशन गलत डेटा टाइप दे रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे एरर रेज कर देगा और डेटा को किसी भी फॉर्म में या किसी डेटाबेस में एंट्री नहीं कराएगा। तो ये आपने देख लिया कि इसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जो है एरर थ्रो कर दी और इसको एंट्री इसकी बैन कर दी। अब मैं एक एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे अपने फर्स्ट वीडियो में कि कैसे ये हमारा स्मार्टली काम करता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसको मैं वर्ड्स की जगह नंबर्स में दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं स्ट्रिंग बना के दे रहा हूँ, राइट। तो हमारा जो पाइथन मॉडल था उसने इसको एज इट इज एंटर करा दिया था, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर कराया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कायदे में इसको एरर थ्रो करनी चाहिए, लेकिन क्या करेगा ये कि इसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। हमने यहाँ स्ट्रिंग नहीं दिया है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। ये पैरेंटिक की एक खूबी कह लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली अगर इस तरह से हम नंबर में अगर नंबर को हम एक स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो इसको ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको और ये देखिए ये आ गया इसने। अब इस बार इसने कोई एरर थ्रो नहीं करी और इसने जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने ये नंबर्स दिए थे इसको इसने इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि कई बार जो है ऐसा नहीं होता है कि हमें जो है स्ट्रिंग में ही चीज़ें चाहिए। लाइक हम कोई पिन कोड डाल रहे हैं तो हमें पिन कोड स्ट्रिंग में चाहिए, क्योंकि हमें इंटीजर में नहीं चाहिए। पिन कोड एक फिक्स वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन में ये इसको जो है चेंज कर देगा। तो उसके लिए भी आगे पेरेंटिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि कैसे ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को कर सकता है, राइट। तो एक ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है ये फंक्शन को, अपने इंसर्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, राइट। तो इसको कमेंट कर दिया मैंने और अब मुझे जो है अपडेट करना है यूज़र को अपने। तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने जो है अपडेट करने में भी पूरा जो है एक चेक लगाया था और एक बड़ा सा कोड लिखा था कि हर बार जो है हम डेटा टाइप का या डेटा का चेक लगाएंगे तभी जाके वो नया एप्लीकेशन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम सिंपल फंक्शन बनाएंगे, कोई इसमें जो है हम चेक नहीं लगाएंगे। और अब क्या करेंगे कि मुझे डेटा को अपडेट करना है। लाइक कि अभी मेरा डेटा जो चल रहा है, एज चल रही है मेरी 40 यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ 50 से। तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, राइट। और इस कोड को मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बनाया है और इसमें जो है एज को मैंने यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करी 40 से 50। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो है ये नाम तो सेम है, स्ट्रिंग पवन है और मेरा ये जो एज है यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया और साथ में मैसेज तो किया है कि अपडेटेड सक्सेसफुली। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बड़े ही कंफर्टेबली क्या नाम है डेटा को अपडेट भी कर दिया, हम इंसर्ट भी कर दिया और हमें बार बार उस चीज़ को डेटा का जो एरर जो है उसको कैच करने की बार बार चेक नहीं लगाना पड़ रहा है। एक बार हमने यहाँ पे मॉडल में चीज़ें डिफाइन कर दी और उसके बाद ये जो है हर छोटा सा फंक्शन कोई भी हम बनाना है उसको बनाओ और ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से इस मॉडल को पहले वैलिडेट कराएगा डेटा को मॉडल से, उसके बाद जो है डेटा को जो है इंसर्ट या अपडेट जो भी हमें कराना है उसको कर देगा। तो दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में भी पेरेंटिक प्लेलिस्ट जारी रखेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथन डेटा हैंडलिंग करने में या टाइप हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अगर हम करना भी चाहें तो उसके लिए हमारा कोड बहुत ही हैवी हो जाता है, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और दूसरी वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि
कैसे पेरेंटिक इस चीज़ को काफ़ी ईजिली हैंडल कर लेता है। हमें सिर्फ 2 काम करने होते हैं, पहले क्लास डिफ़ाइन करनी होती है और उसके अंदर हमें अपना डेटा टाइप डिफ़ाइन करना होता है। उसका सिंपल हम अपना डेटा देंगे और उसे जो है पेरेंटिक से इस क्लास से वैलिडेट करा देंगे और उसको सिंपल अपडेट या इंसर्ट हम डेटाबेस में करा देते हैं। तो इतना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें सीखेंगे कि पिछली बार हमने यहाँ 2 डेटा टाइप तक देखा था और स्ट्रिंग और इंटीजर। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम आगे की चीज़ें कर सकते हैं और नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नई-नई क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो पहला मैं ये करता हूँ कि मैंने अगर यूज़र से मुझे कोई वेट लेना है उसका, तो वेट ज़ाहिर-सी बात है एक फ्लोट वैल्यू होगी, डेसिमल में होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वैल्यू लिखी और यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन में मैंने इसे 73.4 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा हम बूलियन टाइप का जो है डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम पूछना चाहें कि वो मैरिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम बूलियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया बूलियन ऑपरेटर और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मैरिड में अ, दे दी है, फ़ॉल्स वैल्यू दे दी है, ठीक है। उसके अलावा हम और चीज़ें जो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक लिस्ट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे एलर्जीज़ है, किसी अगर यूज़र को कुछ किसी चीज़ों से एलर्जी है तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं उसके, लाइक स्किन एलर्जी हो सकती है या फिर जो है फूड एलर्जी हो सकती है। तो और भी लिस्ट लंबी हो सकती है, तो हम उसको एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट डेटा टाइप दे सकते हैं। इस तरह से हमें अगर कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए यूज़र की, तो एक डिक्शनरी में उसको हम पास करा सकते हैं और डिक्शनरी में उससे की वैल्यू फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल को ईमेल हुआ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर 2 चीज़ें मैंने पास की हैं, राइट? तो पहले एक काम करते हैं कि फ़िलहाल हमने ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो यूज़र नेम, ऐज के अलावा हम जो है मैरिड या एलर्जी का हम डेटा यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कैसा कैसे हमारा काम करता है, तो इसको हम प्रिंट कराएँगे पहले। तो देखिए गाइस यहाँ पे इसने चीज़ें दे दी हैं कि सक्सेसफुली एंटर हो गया हमारा अपडेट हो गया डेटा। पहले तो नाम दिया है, फिर एज हो गया। यहाँ पे जो है हमने वैल्यू दी थी यहाँ पे मैरिड की फॉल्स, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। एलर्जीज़ हमने दी थी यहाँ पे स्किन और फूड, वो इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने प्रिंट में ली थी यहाँ पे और वो उसने सक्सेसफुली डेटा को अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज़ होता है कि व्हाट इफ़ कि अगर हम यहाँ पे ये ना दें, लाइक कि जैसे हमने किसी यूज़र ने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई हम डालना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे जो है इसको कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को और एक हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम इसकी दे सकते हैं कि मैरिड में अगर जो है उसने कोई डेटा नहीं दिया है, तो हम उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे और हमारा जो कोड है वो एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसको हम चला के देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे पहले फॉल्स आई थी, अब हमने यहाँ पे इसको कोई वैल्यू दी नहीं है फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा। ये देखिए, इसने यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम टाइप डेटा दें यहाँ पे। कई बार होता है कि अगर हम यहाँ पे जो है डेटा नहीं देते हैं, तो ये हमारा कोड जो है फट जाता है। जैसे मैं अभी इसको करता हूँ, मैरिड वाले को ही करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, राइट? अब मैं इसको कोड को रन कराने की कोशिश करूँगा, चूँकि जो है मैंने इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर रखा है डेटा टाइप को और यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी है। तो ये क्या करता है देखते हैं इसको हम आगे, ठीक है? अब ये इसको चलाएँगे हम, तो यहाँ पे इसका कोड फट गया। इसने कहा है कि हमें मेरिट का डेटा कंपल्सरी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं और हम यहाँ पे जो है यहाँ पे यहाँ पे कोई वैल्यू भी फॉर्म में पास नहीं कराना है तो एरर दे देगा। मीन्स ये सारे फील्ड हम जितने भी डिफाइन करते हैं ये मैंडेटरी होते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट कोई भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो हमारा कोड फट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? पहली बात तो ये है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी ट्रू, तब हमारा कोड काम कर जाएगा। यहाँ पे हम ना दें मैरिड वाली इन्फॉर्मेशन तो ये हमारा कोड चल जाएगा क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट कर रखी है। इसको मैं फिर चला के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और दूसरा तरीका होता है कि हम फ़ील्ड को ऑप्शनल कर दें, ठीक है? जैसे एलर्जी का फ़ील्ड है, हम इसको ऑप्शनल कर दें और इसके लिए हमें जो है एक पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट एक पाइथन की लाइब्रेरी में एक फ़ंक्शन मिलता है जो इनबिल्ट होता है और
उसमें से हम ये ऑप्शनल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो भी लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके आगे हम ऑप्शनल लगा देंगे। अब ऑप्शनल लगाने से क्या होता है कि अगर यहाँ हम यहाँ पे इसको एलर्जी ना दें, इसको हम एलर्जी वाला फील्ड हम ब्लैंक रखें, तब भी ये कोड हमारा काम कर जाएगा और इसकी जगह जो है हमें ये नन प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि हम ऑप्शनल दे रहे हैं और साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसको हम दे रहे हैं, तो ये नन प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे नन आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो है ऑप्शनल रखा है और साथ में हमने इसको एक जो है नन वैल्यू हमने दे दी है। अगर हम नन वैल्यू नहीं देंगे तब भी कोड चल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो है सिंपल लिस्ट का भी यूज़ कर सकते थे, जो पाइथन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको यूज़ नहीं किया है। कारण क्या है कि इस लिस्ट में हम कोई भी डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि लिस्ट के अंदर डेटा जो है हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एलर्जी दी थी, वो स्किन स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये फूड जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हमें लिस्ट के अंदर का डेटा हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है। लेकिन सिंपल पाइथन लिस्ट में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हम इसे कोई और भी डेटा देंगे तो ये जो है चल जाएगा। ऐसे ही डिक्शनरी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, हमने 2 कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो हमने ईमेल दिया है और एक यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। तो इसमें भी हमने डिफाइन कर दिया है कि की जो है जो की है वो भी स्ट्रिंग होगी और वैल्यू वो भी स्ट्रिंग होगी। जैसे ईमेल यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू जो है ये भी स्ट्रिंग है, राइट? तो ये हमारा जो है इस तरह से कोड काम करता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन इसको मैं अगर कोई फील्ड हमने मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोन को ही चेंज कर दिया, फ़ोन को मैंने इंटीजर कर दिया। अब चूंकि मैं यहाँ पे पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट इसको बता चुका हूँ, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो कर देगा। तो मैं इस कोड को चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में इसने हमें जो है एरर जो है दे दी कि कॉन्टैक्ट डिटेल फ़ोन नंबर मस्ट बी ए वैलिड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने इंटीजर दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद स्पेशल डिक्ट और लिस्ट टाइप फ्रॉम टाइपिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बतानी है कि मैं कुछ और फ़ील्ड ऐड करूँगा। एक दूसरी फ़ाइल में मैंने बनाई है चीज़ें, ताकि फ़ाइल बहुत हेवी ना हो जाए। कि अगर मेरे को जो है यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी यूज़र से लेना है और एक वेब एड्रेस भी लेना है, किसी की जैसे पर्सनल पोर्टफोलियो होता है या किसी की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, वो मुझसे लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको ले सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ईमेल स्ट्रिंग यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एनी यूआरएल में पाइडेंटिक से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब हम डेटा अपना डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ईमेल को हम स्ट्रिंग दे देंगे, ईमेल स्ट्रिंग दे देंगे और वेब यूआरएल को एनी यूआरएल दे देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें इस तरह से डेटा वैलिडेट कराना हो, तो हमें बहुत सारे या तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे डेटा को ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, या कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा काम सिंपल जो है पाइडेंटिक का इनबिल्ट फंक्शन है, उसको यूज़ करके चल जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैंडल कर देगा। लेकिन उससे उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम ईमेल स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक जो है ये पाइडेंटिक की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है हमें यहाँ पे ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मैंने पहले भी इस पे इसको इंस्टॉल करके देखा था, इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम ईमेल स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि ईमेल फॉर्मेट को वैलिडेट कर सके। तो ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फॉर्म में 2 चीज़ें और बढ़ा देता हूँ। पहला तो ये है कि ईमेल मैंने यहाँ पे दिया xyz@gmail.com, वेब यूआरएल दिया https://www.google.com। अब यहाँ पे मैंने गूगल कर दिया है, कुछ भी हो सकता है वेब एड्रेस, लेकिन ये देखिए कैसे काम करेगा ये। मैंने इसमें खाली प्रिंट कराया है एक्स्ट्रा, वेब यूआरएल प्रिंट कराया है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे इसने ये वेब एड्रेस जो है अपडेट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे गलत फॉर्मेट देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे से ये एचटीटीपीएस हटा देता हूँ, लाइक, ठीक है, मैंने एचटीटीपीएस यहाँ से हटा दिया, मैं गलत वेब एड्रेस जानबूझ के दे रहा हूँ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, वेब एड्रेस का इसने बता दिया कि इनवैलिड यूआरएल है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप की चेकिंग कर देता है कि डेटा टाइप गलत है, और इसको ये आगे किसी फॉर्म में या किसी डेटाबेस में फीड होने से रोक देता है। और नॉर्मली अब मैं इसको जो है वापस अपने फॉर्म में ले आता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ भी मेल में भी देख सकते हैं। इसमें अगर मैं क्या करूँगा,
कि मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड हटा देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं, और अब इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं चलेगा कोड। ये ईमेल में इसने एरर थ्रो कर दी कि वैलिड ईमेल एड्रेस ये नहीं है। ठीक है, तो इसको वापस मैं अब एज इट इज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम रन करेंगे तो हमारा कोड रन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने गाइस काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे हम जो है पाइडेंटिटी की हेल्प से दूसरे डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, कि हम एक ईमेल को, एक वेब यूआरएल को भी हम जो है इसमें फॉर्म में फीड करा सकते हैं और उसका डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं। अगर इनकरेक्ट होगा तो फॉर्म में इनपुट नहीं होगा वो। और इससे पहले जो एक फाइल थी उसमें हमने दो तीन चीज़ सीखी, लाइक हम अदर कोई फ्लोट टाइप डिफाइन कर सकते हैं, बूलियन डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, तो हमें, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, या फिर हम एक ऑप्शनल जो फ़ील्ड होता है यहाँ पे, ये ऑप्शनल जो होता है, टाइपिंग का एक मॉडल होता है ऑप्शनल, वो इसके आगे लगा देंगे, तभी एरर थ्रो नहीं करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं, यहाँ पे इस ज़ क्लास में हम डिफ़ाइन कर देते हैं और इसके बाद फॉर्म में हम इस चीज़ को नहीं देते हैं, तो हमारी एरर थ्रो हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे जो है डेटा को एंटर कराना है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइरेंटिक में हमें हेल्पफुल लगती हैं, और इससे हमारा कोड जो है या कोई भी इनपुट लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उसके बारे में, जैसे हम कोई यहाँ पे एज का है, तो एज अगर हम कोई एक पर्टिकुलर रेंज देना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमारी डेट फीड होनी चाहिए, अगर एज है तो फीड होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसको हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरा टारगेट ये है कि आपको छोटे-छोटे कोड की हेल्प से और छोटे-छोटे वीडियो की हेल्प से आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। और गाइस अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज भी हम अपनी आइडेंटिटी की प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। अ, हमने अपने पुराने जो वीडियोज़ हैं उनमें अभी तक क्या पढ़ा है कि पाइथन जो है सिंपल डेटा टाइप को हैंडल नहीं कर पाता। अगर हम इनपुट दे रहे हैं कहीं से, तो उसमें जो है कोई किसी तरह की एरर मैसेज या इस तरह का कुछ नहीं आता। अगर हम कुछ करते हैं इस तरह से पाइथन में, सिंपल पाइथन कोडिंग से, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये भी हमने देखा कि पाइरेंटिक इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। और पिछले लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, मीन्स कुछ पाइरेंटिक के फंक्शन देखे थे। लाइक अगर कोई हमारा ईमेल इनपुट में देना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पाइरेंटिक में ये ईमेल स्ट्रिंग करके एक बाय डिफ़ॉल्ट अ, एक डेटा टाइप है, वो हम लिख देंगे। ऐसी कोई भी अगर यूआरएल है तो एनी यूआरएल एक डेटा टाइप दे के हम उसको यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा हमने लिस्ट डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप भी देखा था। इसके अलावा 2 चीज़ें हमने और देखी थी कि बाय डिफ़ॉल्ट भी हम किसी को हम वैल्यू दे सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे मेरिट में फॉल्स एक वैल्यू दी थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हम यहाँ पे इनपुट और डेटा टाइप ही डिफ़ाइन करते हैं, वो मैंडेटरी हो जाते हैं कि वो हमें, यूज़र हमें देगा ही देगा। अगर वो नहीं देगा हमें, तो हमें एरर आ जाएगी। तो इसके लिए 2 ही उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, कि या तो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसको दे दें वैल्यू, या फिर एक ऑप्शनल करके एक फ़ंक्शन आता है टाइपिंग मॉड्यूल में, जो पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। और उससे हम जो है अगर हम उस फ़ील्ड को ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तो हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट को जो है ऑप्शनल रखा था, तो हम उसको ऑप्शनल रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इस इनपुट को, जैसे एलर्जी को हम यहाँ पे नहीं भी डिफाइन करते हैं यूज़र इनपुट में, तो हमें एरर नहीं मिलेगी और हमारा सक्सेसफुली डेटा अपडेट या अ, इंसर्ट हो जाएगा। तो हम फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि हमें 2 चीज़ें और देखनी है, कि हम एक बहुत ही पावरफुल इसका पेरेंटिक का एक फंक्शन है फील्ड करके, तो वो हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमें अगर कोई डेटा किसी रेंज में रखना है, कि हमें, जैसे यहाँ पे नेम है, नेम स्ट्रिंग में हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था ये। लेकिन अगर हमें जो है ये नेम, हमें जो है कहना है कि अगर यूज़र हमें मैक्सिमम 40 कैरेक्टर ही दे और इससे ज़्यादा कैरेक्टर देगा, तो हम एक एरर थ्रो हो जाएगी कि मैक्सिमम लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर। तो हम इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है स्ट्रिंग की डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि हम एक फील्ड यहाँ पे बनाएँगे और फील्ड के अंदर हम एक मैक्सिमम लेंथ जो है इसे इनपुट करा देंगे, राइट? इसी तरह से हम इंटीजर में भी करते हैं, कि जैसे ये इंटीजर, एज इंटीजर है, तो इसमें भी हम फील्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन करके हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 80।
तो एक रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई जैसे वेट में हमने यहाँ पे लिया है एक फ्लोट वैल्यू कि वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मीन्स वेट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं ये फ्लोट में। और अगर लिस्ट में भी हम ये करना चाहें तो हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हमने क्या किया था यहाँ पे 2 एलर्जीज़ दी थी स्किन और फूड। हम बता सकते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ ले सकते हैं। हम 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो उससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेगा। तो हम एक फ़ील्ड फ़ंक्शन के अंदर इसको मैक्स लेंथ इसकी 5 करके हम लिख सकते हैं। और 5 से ऊपर अगर हम यहाँ पे जो है एलर्जीज़ में देते हैं, तो वो एरर मैसेज थ्रो हो जाएगा हमें। तो अभी ये चीज़ हमने देखी है, तो इसमें हम जो है क्या करते हैं, अभी इस कोड में हम चला के देखते हैं, सब कुछ ओके होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो सारी इनपुट है, सब लिमिट में है। एज हमारी जो है 18 टू 80 है, तो ये 45 है, लिमिट में है। ऐसे ही हमारा वेट भी 0 से बड़ा है और एलर्जीज़ भी हमारी 2 हैं, जबकि यहाँ पे मैक्स हमने जो है 5 डिफाइन की हुई है। और यहाँ पे नाम भी हमारा जो है वो पवन दिया हुआ है, जो ऑब्वियसली 40 कैरेक्टर लेंथ से कम है। तो गाइस इसको हम अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये देखिए कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई हैं। हमने जो प्रिंट कराई थी यूज़र नेम, एज, वेट और ये सब चीज़ें हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई हैं। अब एक मैं इसमें एरर करके देखता हूँ, लाइक मैं इसको वेट को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, राइट? तो अभी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि वेट मस्ट बी जो है ग्रेटर देन 0। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको एरर देना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं, सेव करके इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एरर इसने थ्रो कर दी है और यहाँ पे इसने वेट फील्ड को ही कहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम डेटा की एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत कंफर्टेबली इसको हैंडल कर सकता है और ये रेंज हम जो है हर तरह के डेटा टाइप के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कैरेक्टर के लिए जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर कुछ है तो यहाँ पे हम कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटीजर है या फिर जो है फ्लोट है तो यहाँ पे हम इसकी एक फील्ड फंक्शन की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट में हम इनपुट नंबर ऑफ इनपुट हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिया है मैंने। तो ये फील्ड फंक्शन बहुत ही पावरफुल है और बड़े काम का है। इस तरह की चीज़ें हम फील्ड फंक्शन से यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर हमें ये देना हो कि जैसे हम किसी यूज़र से फॉर्म में कुछ इनपुट करा रहे हैं कि भई अपना नाम एंटर करो। अब वो नाम एंटर करता है तो उसमें हम लिखेंगे कि प्लीज़ फिल योर नेम, राइट? और हम एक एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे, नेम लाइक पवन हो गया, महेश हो गया, इस तरह से हम उसको एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मेटा डेटा के अंदर आती हैं। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दी हैं, 2 चीज़ें डिफाइन की हैं। एक तो डेटा टाइप हमने कि स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरा इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये तो डेटा हो गया, मेटा डेटा जो एक हेल्प करता है इस चीज़ को हमें इनपुट कराने में। तो यहाँ पे हम जो है 2 ही चीज़ डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन 2 हो गई और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जो है कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ही पावरफुल टूल है, टाइपिंग मॉड्यूल का है पाइथन की, इसका नाम है एनोटेटेड। तो एनोटेटेड का अगर हम यूज़ करते हैं, तो एनोटेटेड का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें एक ही फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट पाइथन की फाइल में मैंने इसको किया हुआ है ताकि कोड लंबा ना हो जाए और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एक यहाँ पे टाइपिंग में एक फंक्शन आता है एनोटेटेड। ये पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी टाइपिंग, इसके अंदर एक फंक्शन आता है एनोटेटेड। तो एनोटेटेड में क्या है कि हम हर जगह इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम में एनोटेटेड यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है नेम का डेटा टाइप डिफाइन किया। उसके अंदर फिर मैंने फ़ील्ड फ़ंक्शन को, ये जो फ़ील्ड फ़ंक्शन है, इसको अप्लाई किया और पहले की तरह मैंने यहाँ मैक्सिमम लेंथ रख दी और साथ में अब हम इसका मेटा डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें जो है यूज़र हमें इनपुट देगा तो उसके लिए एक जो है एक नेविगेटर का या फिर एक जो है उसके लिए हेल्पिंग टूल का काम करेगा कि टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल में वो लिख के देगा कि नेम ऑफ द पर्सन। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि गिव द नेम ऑफ द पर्सन इन लेस देन 40 कैरेक्टर्स। और एक एग्जांपल भी यहाँ दे सकते हैं, जैसे लाइक पवन या प्रशांत। तो जब हम जैसे फास्ट एपीआई का आगे इसके बाद हम फास्ट एपीआई पढ़ेंगे, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है कि यूज़र के लिए जो कुछ भी नहीं जानता है और उससे हम इनपुट ले रहे हैं, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन उसके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। और हम ये सब एनोटेटेड की हेल्प से सारे काम कर सकते हैं कि एनोटेटेड का यूज़ किया, इसके अंदर सारी चीज़ें हमने डाल दी, डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, हमने फील्ड के अंदर फिर मैक्सिमम लेंथ बता दी उसको, टाइटल बता दिया उसको और इस डिस्क्रिप्शन बता दिया और साथ में एग्जाम्पल भी दे दिए उसको हमने यहाँ पे, राइट? एक ही फंक्शन एनोटेटेड के अंदर हमने सारी चीज़ें कर दी।
और इसी तरह से हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोटेटेड मैंने वेट में भी यूज़ किया है। तो वेट में भी इसको जैसे इंटीजर इसका टाइप क्या है, डेट फ्लोट है, वो दे दिया। फील्ड के अंदर फिर इसकी जो है एक रेंज डिफाइन कर दी डेटा की कि मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके अलावा ऐसी मैरिड में हमने कर दिया कि यहाँ पे बूल डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। फील्ड के अंदर हमने आगे चीज़ें डिफाइन कर दी। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो है यहाँ पे लाइक मैरिड के लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने फॉल्स जो है वो डिफाइन की थी। ऐसे ही इसके अंदर हम इसको फॉल्स वैल्यू पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम यहाँ पे दे सकते हैं फील्ड के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि एक ही एनोटेटेड फंक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें रैप कर दे रहे हैं और इसलिए बड़ा पावरफुल बनता है। और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हमने, इज़ अ पर्सन मैरिड और नॉट, राइट। और एनोटेटेड ऐसी हमने लिस्ट पे भी अप्लाई कर दिया कि ऑप्शनल वैल्यूज़ की हमने डिफाइन कर दी पहले तो एनोटेटेड के अंदर कि ऑप्शनल होगा फील्ड हमारा ये। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नन कर दी, मैक्सिमम लेंथ इसकी 5 कर दी, डेटा की जो रेंज हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हमने एक एनोटेटेड फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर सब कुछ रैप कर दिया है। तो ये बड़ा पावरफुल और बड़ा काम की चीज़ है। इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं, हम आगे पढ़ेंगे एनोटेटेड के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये कोड रन करके दिखा रहा हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कोड सक्सेसफुली रन करना चाहिए। और इसको मैं देखता हूँ, इसकी जो है टर्मिनल यहाँ से ले लेते हैं, टर्मिनल नहीं है इसके अंदर, व्यू टर्मिनल, या ओके। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल आ गया है ये। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हो कि सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे मांगी थी, क्या-क्या लिया था, नेम, एज, वेट, मेरिट, ये 4 चीज़ें ली थी और 4 चीज़ें इसने जो है हमें यहाँ पे दे दी हैं। नेम पवन है, एज 45 है, ठीक है, 18 से जो है ये क्या नाम है यहाँ पे डिफाइन किया था, 18 और 80 के बीच में, ओके है। ये पॉजिटिव है मेरा फ्लोट वैल्यू। और यहाँ पे जो है एक जो यहाँ पे मेरिट का डिफाइन किया था मैंने, मेरिट जो है ये नन है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरिट को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है नन इसकी, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। और अगर हम इस मेरिट को यहाँ पे अगर हम नहीं भी देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने नहीं दिया मेरिट को तो उसमें कोई एरर थ्रो नहीं की है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें ये है कि अगर एक और चीज़ है कि पहले हमने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पे जैसे वेट वैल्यू है, इसको हमने स्ट्रिंग में रखा हुआ है और स्ट्रिंग में रखने के बाद इसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है और इसका ये बाद में डेटा टाइप कन्वर्ट कर दे रहा है फ्लोट में, स्ट्रिंग होने के बाद भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये अगर स्ट्रिंग है और उसको जो है इंटीजर में फ्लोट में अपने से अपनी इंटेंशन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करें, हम इसको इंटीजर में रखना चाहते हैं और अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये एरर थ्रो कर दे। तो उसका भी हमारे पास एक जो है वो है उपाय है कि यहाँ पे हम जो है स्ट्रिक्ट करके जो है एक एनोटेटेड के अंदर फील्ड बनाएंगे, फील्ड के अंदर ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे हम एक स्ट्रिक्ट हम डिफाइन कर देंगे। सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और कॉपी, और यहाँ पे मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया स्ट्रिक्ट में ट्रू, राइट। तो अब क्या है कि अब ये मैंने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया था, तो अभी क्या करेगा कि स्ट्रिक्टली इस डेटा टाइप को फ्लोट में ही चाहेगा। अगर यूजर इसको फ्लोट में नहीं देता है, स्ट्रिंग में अगर इसको पास करता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया हुआ है, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं, उसको रन करके देखते हैं कि क्या करता है ये। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है वेट में इसने बता दिया कि ये जो है डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए और हम इसे इनपुट जो है हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको इस प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते हैं कि कई बार हमें पिन कोड देना होता है, तो पिन कोड हम चाहते हैं कि फिक्स वैल्यू हो और अगर वो फिक्स वैल्यू नहीं है तो एरर थ्रो कर दे। तो ये काम भी हम फोर्सफुली इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितने जो है काम का जो है एनोटेटेड टूल फंक्शन है यहाँ पे, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की लाइब्रेरी में एक टाइपिंग मॉड्यूल मिलता है, उसके अंदर ही हमें फंक्शन मिलता है। तो इस ये हमने देखा आज जो है। तो गाइज़, होप कि मैंने 2 ही चीज़ें पढ़ाई हैं आपको इस बार, फ़ील्ड, और यहाँ पे फ़ील्ड मैंने पढ़ाया है और यहाँ पे अगली फ़ाइल में आपको एनोटेटेड पढ़ाया है। लेकिन ये दोनों ही आप देख रहे हैं कि कितने काम के फंक्शन हैं। एनोटेटेड आपकी हर चीज़ को रैप कर देता है, हर इन्फॉर्मेशन को, और उसमें हम मेटा डेटा भी ले सकते हैं और फ़ील्ड की मदद से हम डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेटा की रेंज क्या होगी, राइट? तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पायलटेक में सीखने को बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पायलटेक लिस्ट इस वीडियो में भी चालू रखेंगे। अभी तक हमने सीखा कि सिंपल पाइथन से डेटा हैंडलिंग और टाइप हैंडलिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको पायलटेक कैसे ईज़िली रिज़ॉल्व करता है।
तो लास्ट वीडियो में हमने दो फंक्शंस पढ़े थे। पहला है फील्ड और दूसरा है ऑप्शनल। पहला है फील्ड और दूसरा है आपका एनोटेटेड। तो इसमें देखा था कि कैसे फील्ड फंक्शन की मदद से, जो एक पैरेंटिक का फंक्शन है, हम कैसे जो है अपना जो है फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, डेटा की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप हो या फिर जो है इंटीजर टाइप हो या फिर फ्लोट टाइप हो। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में करके देखा था फील्ड फंक्शन की मदद से। और साथ में हमने एक बहुत ही अच्छा पाइथन का एक फंक्शन देखा था एनोटेटेड, जो हमें ना सिर्फ हेल्प करता है इन सारे चीज़ों को एक जगह बाउंड करने में, रैप करने में। लाइक जो भी हम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं वो उसका डेटा टाइप क्या है, और उसका जो है कैरेक्टर लेंथ या उसकी डेटा रेंज क्या है। और इसके अलावा हम इसका मेटा डेटा भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब यूज़र इसमें इनपुट दे, नेम फील्ड में इनपुट दे, तो वो समझ जाए कि मुझे क्या इनपुट करना है, कि मेरे को नाम इनपुट करना है और किस तरह से इनपुट करना है। वो सारी उसको डिटेल उसको मिल जाएगी। और ये चीज़ हम फास्ट एपीआई में बड़ी हेल्पफुल होती है, या किसी भी फॉर्म को फिल करने में, जब यूज़र बिल्कुल ब्लैंक होता है और हम उसे एक नेविगेशन या हेल्प देते हैं कि किस तरह से इसको फील्ड को भरना है। तो इसके लिए हमने ये एनोटेटेड फंक्शन लास्ट टाइम देखा था। और आज हम एक बहुत ही अच्छा फंक्शन, बहुत ही प्यारा फंक्शन पाइडेंटिक का हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है फील्ड वैलिडेटर। तो फील्ड वैलिडेटर में क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे आज, कि हम क्या करते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल इनपुट रख ली है, ताकि कोड कॉम्प्लेक्स ना हो। सिंपल इसमें चीज़ों को मैंने खाली इसका डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है, लाइक स्ट्रिंग है या फिर ईमेल स्ट्रिंग है, इंटीजर है। और बाकी सारी चीज़ें फिलहाल मैंने हटा दी हैं, क्योंकि इस फील्ड वैलिडेटर को सीखने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फील्ड वैलिडेटर में क्या करते हैं हम, जैसे मेरा एक हेल्थ केयर सेंटर है और उसमें मैं कुछ पर्टिकुलर किसी बैंक के एम्प्लॉयज़ को कुछ डिस्काउंट देना चाहता हूँ, या इस तरह से मैं कोई और फैसिलिटी देना चाहता हूँ। तो मैं यूज़र से कहूँगा कि भई आपका अगर ईमेल आपकी कंपनी से या किसी बैंक से जुड़ा हुआ है, तो हमें प्रोवाइड करो और हम आपको अपनी डिस्काउंट फैसिलिटी या जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, उसका जो भी ईमेल होगा उसमें, लाइक जैसे अगर एसबीआई का उसका एम्प्लॉयी है वो, तो उसका डोमेन नेम sbi.com होगा, या एक्सिस बैंक का एम्प्लॉयी है तो एक्सिस .com होगा। तो इस तरह से डोमेन नेम उसका जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। सिंपल लाइक gmail.com इस तरह से, या redditmail.com ये नहीं होगा। तो बस हमें यहाँ पे इस फ़ील्ड को, इस ईमेल फ़ील्ड को हम वैलिडेट करेंगे। अगर उसका पर्टिकुलर ईमेल फ़ील्ड अ, उस ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है, तो वो हम वैलिडेट कर देंगे। अगर वो सिंपल कोई और अदर पर्सनल ईमेल देता है, तो हम उसको जो है इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट बता देंगे और उसको फीड नहीं करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको पहले हम देखेंगे। हम पहले ईमेल फ़ील्ड ही उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पहले पाइडेंटिक में फ़ील्ड वैलिडेटर को इम्पोर्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारा हमने डेटा जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ील्ड वैलिडेटर करके जो है इस फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं, और इसके साथ एक आगे लगा देते हैं। इसको लगाने से ही डेकोरेटर बन जाता है। हमने पाइथन में सीखा होगा, या फिर हम आगे जब पाइथन की प्लेलिस्ट हम बनाएँगे, तो उसमें ये सब चीज़ें हम हमें सीखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए इतना ही है कि फ़ील्ड वैलिडेटर से हम क्या करते हैं कि एक इसके आगे जोड़ देते हैं। इससे ये हमारा डेकोरेटर बन जाता है, राइट? तो हम पहले क्या करेंगे कि फ़ील्ड वैलिडेटर जो हमारा फ़ंक्शन हमने इम्पोर्ट किया था, उसको यहाँ पे हम एक वैलिडेटर डेकोरेटर बना देंगे, और उसके अंदर जिस भी फ़ील्ड पे हमें जो है ऑपरेशन लगाना है, जैसे ईमेल पे हमें लगाना है, तो उस ईमेल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके अलावा इसी तरह से सिंपल वे में हम जो है एक क्लास मेथड बनाएँगे, उसको भी डेकोरेटर बना देंगे लगा के, राइट? ये दोनों चीज़ें जो है आप ये जान लीजिए कि ये लिखनी है हमको, ये कंपल्सरी है यहाँ पे। इसको आप याद कर लीजिए, या जैसे मर्ज़ी करिए। अगर हमें फ़ील्ड वैलिडेटर को यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड पे कोई कंडीशन लगाने के लिए, तो हमें इस तरह से लिखना ही पड़ेगा कि फ़ील्ड वैलिडेटर, उसमें पर्टिकुलर फ़ील्ड जिस पे हम काम करना चाहते हैं, दूसरा क्लास मेथड, ये लिखना ही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंडेटरी है। उसके बाद हम इस ईमेल फ़ील्ड पे हम जो है ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो हम एक फ़ंक्शन बनाएँगे ईमेल वैलिडेटर करके, और उसको जो है यहाँ पे हम क्लास देंगे, और यहाँ पे ईमेल की यहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगी, राइट? अब क्या करेंगे कि हम एक वैलिड डोमेन रेंज उसको देंगे, कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बैंक से हमारा टाई अप है, तो उसका डोमेन नेम क्या है। फिलहाल मैंने यहाँ पे sbi.com और axis.com दिया हुआ है।
इस पे आप कितनी भी रेंज बढ़ा सकते हैं, जितने भी आपके जो एग्रीमेंट किसी से हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ये वैलिड डोमेन है, और इस वैलिड डोमेन के अलावा कुछ और डोमेन यूज़र देता है तो हम उसको इनवैलिड कर देंगे। अ, तो ये है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारी ईमेल की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम स्प्लिट करेंगे किस बेस पे, इस पर्टिकुलर एट द रेट जो होता है ना, abc@gmail.com, एट द रेट के बेस पे हम इसको स्प्लिट करेंगे। और -1 का मतलब ये है कि लास्ट वाला उसका डोमेन नेम यहाँ पे पिक कर लेंगे हम उसको, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डोमेन नेम मिल जाएगा। जो भी यूज़र देगा तो हम उसको जो है एक वैल्यू डॉट स्प्लिट करके हम ये डोमेन नेम उसका कलेक्ट कर लेंगे, जैसे gmail.com यहाँ पे कलेक्ट होगा। और फिर क्या करेंगे, इफ डोमेन नेम, और जो यूज़र ने डोमेन नेम दिया है नॉट इन वैलिड डोमेन नेम, इस वैलिड डोमेन नेम में नहीं है, जैसे gmail.com दिया है वो ज़ाहिर सी बात है इस वैलिड डोमेन नेम में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रेज वैल्यू एरर नॉट ए वैलिड डोमेन, राइट। तो इस तरह से हम उसको इनवैलिड कर देंगे, और वापस में जो है हम वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमें मिली है, जो भी यूज़र ने दी है हम उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो यह है कि हम इसको चला के देखते हैं कोड को। तो पहले मैं एक इसका टर्मिनल खोलता हूँ। तो ये टर्मिनल है यहाँ पे ये। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। अभी हम खाली इसी फ़ील्ड को हम टैकल कर रहे हैं। उसके अलावा और भी मैंने वैलिडेटर बनाए हुए हैं कि किसी और फ़ील्ड पे हमें कुछ काम करना है। तो इसको मैं चलाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पास किया हुआ है फ़ील्ड, एक देख सकते हैं आप, यहाँ google.com मैंने किया हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये डोमेन नेम जो है sbi.com या दूसरा जो है axis.com नहीं है, तो ये एरर देगा। देखते हैं। तो ये हमारा रन हो गया। इसमें देखते हैं क्या दे रहा है ये। तो इसने जो है हमें एरर दे दिया है। इसने ईमेल में कहा है कि वैल्यू एरर, नॉट ए वैलिड डोमेन नेम, राइट। तो इस तरह से हम एरर दे देगा और हमारी वैल्यू एंटर नहीं करेगा। इसकी जगह अगर हम कोई वैलिड डोमेन जो हमारा डिफाइन है उसको देते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर sbi.com कर देता हूँ, SBI, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए जब ये लेगा तो उसको ये वैलिडेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसने जो है इसको वैलिडेट कर दिया है, और यहाँ पे प्रिंट करके भी इसने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक तरह से यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दिया है कि अगर एक ईमेल जो है एक पर्टिकुलर डोमेन नेम कंटेन करता है, तभी हमारा ये इंफॉर्मेशन फीड होगी। उसी तरह से हमने एक और बनाया है नेम फील्ड के ऊपर। नेम फील्ड में सिर्फ हमने इतना किया है, सेम मेथड है, सेम तरीका है। इसमें एक फंक्शन बनाया है ट्रांसफॉर्म नेम करके। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, क्लास लिखना ज़रूरी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। और वैल्यू वो होगी जो हमें यहाँ से यूज़र देगा वैल्यू हमें। यहाँ पे नेम मिलेगा हमें, और उस वैल्यू को हम जो है अपर, मतलब इसको अपर केस में करके हम रिटर्न कर देंगे। जैसे अभी मैंने जब कोड चलाया था, तो इसमें आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पूरा कोड चला है। तो ये नाम मैंने स्मॉल लेटर में दिया था, इसने इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने नाम देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया था, और इसने जो है इस वैलिडेटर को यूज़ करके, ये नेम वैलिडेटर को यूज़ करके इसने इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इस मतलब डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो है चीज़ हमें सीखनी है कि ये हम जैसे ही बनाते हैं, जैसे हमने एक और फील्ड वैलिडेटर बनाया ऐज पे। तो ऐज पे हमने यहाँ पे जितने ही बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम जैसे पाइडेंटिक में जितना भी डेटा कन्वर्जन हमारा रहता है, तो वो कन्वर्ट करने के बाद होता है हमारा। हम जैसे कोई भी पाइडेंटिक का हम कोई भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये यहाँ पे सॉरी ये एज यूज़ की थी। तो एज इंटीजर मैंने डिफाइन करी है, तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करी है मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ कैसा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो है इसको जो है कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, उसके बाद मुझे जो है ये वैल्यू देगा। अब इसमें मैंने इसको क्या किया है कि बाय अब जैसे फील्ड वैलिडेटर में क्या होता है कि ये आफ्टर करके कन्वर्जन सेट रहता है इसका। जब भी देगा, जो कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू होगी वही हमें रिटर्न करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आफ्टर सेट क्या हुआ है, इसलिए जो है हमारा ये स्ट्रिंग को इंटीजर में एज एज जो हमारी स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ये हमें यहाँ पे ये 45 इसने दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको आफ्टर की जगह मैं इसको बिफोर कर दूँ यहाँ पे, राइट? तो देखते हैं क्या होता है बिफोर करने के बाद कि डेटा वैलिडेशन से पहले, डेटा टाइप वैलिडेशन से पहले की चीज़ इसे देनी है, तब क्या करता है ये। अब मैंने इसको कर दिया बिफोर। अब क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहाँ पे एज कलेक्ट होगी, वो एज़ इट इज़ यहाँ वैल्यू मेरी आ जाएगी। मैंने स्ट्रिंग में दी हुई है, तो वो स्ट्रिंग में यहाँ पे आ जाएगी। और फिर देखते हैं अब स्ट्रिंग में कैसे इसको 0 से 70 में डिफाइन किया हुआ, कैसे क्या इसको रिस्पॉन्स करता है। मैंने कोड को रन कर दिया।
अब आप देखिए कि यहाँ पे इसने एक छोटी सी चीज़ कही है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने लगाया था कि लेस देन और इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर और स्ट्रिंग, क्योंकि मेरा जो बिफोर वाला था वो स्ट्रिंग था, ये 45 स्ट्रिंग था, और मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर किया है इंटीजर वैल्यू से। 0 70 इंटीजर है, तो और यहाँ पे मैं डेटा टाइप कन्वर्जन से पहले, बिफोर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसने एरर थ्रो कर दिया। अभी मैं इसको, जैसे ही मैं इसको आफ्टर करता हूँ, जैसे ही मैं इसको आफ्टर करता हूँ, आफ्टर, राइट, तो ये हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। आफ्टर का मतलब है कि अब क्या करेगा, पहले ये डेटा टाइप कन्वर्ट करेगा यहाँ पे इंटीजर में। अगर फ्लोट में का फ्लोट वैल्यू होगी तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, अभी एज हमारे इंटीजर में है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और वही जो यहाँ पे जो वैल्यू इंटीजर में आ रही है, उसी वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोड मेरा प्रॉपरली रन करना चाहिए। देखिए मैंने रन किया और मेरा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया, और इसने 45 वैल्यू दे दी, राइट। तो ये मेरे को आज आपको पढ़ाना था। इसमें फील्ड वैलिडेटर का यूज़ करके हम कितने ही किसी भी फील्ड पे अपना जो है कस्टम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ा ही हेल्पफुल है। जब हम बिजनेस यूज़ केस में जाते हैं तो कई तरह के हमें कस्टम जो है वैलिडेशन लगाने पड़ते हैं अपने इनपुट डेटा पे, ताकि जो है वही डेटा हमें मिले जो हमारे अकॉर्डिंग है। बाकी डेटा अगर इस तरह अदर डेटा कोई फीड होता है तो एरर थ्रू कर देगा और उसको फीड नहीं करेगा। तो ठीक है, आपने ये फील्ड वैलिडेटर फंक्शन आज बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप चाहें तो और किसी भी फील्ड पे इस तरह का ये सिंपल सा फंक्शन लगा के, दो चीज़ें आपको मस्ट अप्लाई करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है फील्ड नेम देना है, उसके बाद एक कस्टम कोड या फंक्शन बना के आप उस पर लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम अपनी पाइडेंटिक की प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। लास्ट टाइम हमने एक पाइडेंटिक का एक फील्ड वैलिडेटर करके एक फंक्शन आता है, उसको हमने पढ़ा था। और क्या था ये, बड़ा शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस फील्ड वैलिडेटर के माध्यम से हम किसी भी फील्ड को यहाँ पे चूज़ करके उस पे हम अपना कोई कस्टम लॉजिक या कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं। तो उसने यही किया था हमने कि एक हमने यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया था फील्ड वैलिडेटर का, और उसमें एक फील्ड पास किया था ईमेल, और उस ईमेल में हमने एक डोमेन नेम सेट किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र का डोमेन नेम इन डोमेन नेम में से एक है जो दिए गए वैलिड डोमेन नेम है, तो उस यूज़र की एंट्री हो जाएगी डेटाबेस में, और उससे डेटाबेस से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिंपल लाइक दिस xyz@gmail.com या कुछ और है डोमेन नेम, तो यूज़र वेरीफाई नहीं होगा। तो इस तरह का हम एज़ पर अपनी बिजनेस यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम इस पे अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं किसी एक फील्ड पे। हमें जब भी दूसरे फील्ड पे कस्टम लॉजिक लगाना होगा, तो हम अगेन एक नया जो है फील्ड बनाएंगे वैलिडेटर, और उसमें नया हम अपना फील्ड यहाँ का जो भी डिफाइन यहाँ पे फील्ड है उसमें से एक नया फील्ड हम पास करेंगे, और उस पर अपना कस्टम लॉजिक या कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा देंगे। सो गाइस, ये तो लास्ट वीडियोस का था, और आज हम पढ़ेंगे मॉडल वैलिडेटर। थोड़ा सा चेंज है इस मॉडल वैलिडेटर में, ये भी पैरेंटिक का एक फंक्शन है। इस मॉडल वैलिडेटर में हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे मॉडल में, हमारे ये पैरेंटिक का जो मॉडल है, क्लास बनाई है हमने, ये मॉडल जो है इसमें से जो भी हमारे जितने ही फील्ड हैं, हम जो है इस मॉडल वैलिडेटर के थ्रू उसमें सारे फील्ड दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक मॉडल वैलिडेटर बनाया है, इसका डेकोरेटर एट द रेट क्योंकि आगे लगा हुआ है इसके, तो एक डेकोरेटर बन गया। और इसमें मैंने मोड आफ्टर सेट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर सेट होता है, लेकिन फिर भी आपको शो करने के लिए मैंने इसको आफ्टर दिखा दिया है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो डेटा आएगा उसके बाद ये दिखाई देगा। तो इसमें क्या किया है कि मैंने 2 चीज़ों पे यहाँ के ऐज और कॉन्टैक्ट डिटेल, इन दोनों फ़ील्ड्स को यूज़ किया है। और एक मेरा थीम क्या है कि मेरा एक हेल्थ केयर सेंटर है, और मैं वो डेटा एक्सेप्ट करूँगा, इनपुट करूँगा अगर यूज़र की एज जो है 60 से ज़्यादा है, तो उसको एक कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना मैंडेटरी है। मैं ये कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, और आपको ये क्लियर भी है कि इसमें 2 फ़ील्ड इन्वॉल्व हैं। एक तो पहले मेरा जो मॉडल है वो एज वेरीफ़ाई करेगा कि एज 60 है या 60 से कम है या ज़्यादा है, और दूसरा देखेगा कि अगर 60 प्लस है तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल में उसने इमरजेंसी नंबर दिया है या नहीं है, राइट। तो ये लॉजिक मैंने लिखा है इसमें कि फील्ड बनाया है मैंने, डेकोरेटर बनाया है मॉडल वैलिडेटर करके, और उसके बाद एक मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है वैलिड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, और इसमें क्लास मिली है इसको,
और साथ में पूरा मॉडल, ये मॉडल जो है पूरा मीन्स सारे फील्ड इसको मिल गए यहाँ पे। और इसमें से किसी भी फील्ड पे मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मॉडल डॉट एज ग्रेटर देन 60 एंड इमरजेंसी नॉट इन मॉडल कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर ऐसा है तो रेस कर दीजिए वैल्यूडर, और वैल्यूडर में क्या लिखना है कि क्लाइंट ओल्डर देन 60 मस्ट हैव एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये वापस हम इस मॉडल को फिर वापस हमने जो ये मॉडल है हमारा इसको रिटर्न कर देंगे, तो जो भी फील्ड होंगे उसमें आ जाएंगे मॉडल के अंदर। अब आप ये देखिए कि इसमें एक चीज़ और बता दूँ, छोटी सी, बहुत छोटी चीज़ है, वैसे आपने पाइथन पढ़ा है, आप जानते होंगे कि अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे मेथड बोला जाता है, राइट। अगर हम क्लास के बाहर करते हैं तो उसे हम सिंपली फंक्शन बोलते हैं, उसको मेथड नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसे मेथड बोलते हैं हम, राइट। तो एक छोटी चीज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जो एज दी है वो 45 दी है। ज़ाहिर सी बात है ये 60 से कम है, तो इसके लिए हमें कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने दी भी नहीं है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है, सिर्फ फ़ोन नंबर है। तो आई थिंक अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली डेटा अपडेट या इंसर्ट हो जाना चाहिए, और मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से, राइट। तो आप ये देख सकते हो इसने कह दिया कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसमें मैंने नेम प्रिंट कराया था एज, और एक मैरिज वाली जो कंडीशन थी वो बूलियन ऑपरेटर का, वो फॉल्स मैंने उसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है मैरिज वाला। तो इसने 3 चीज़ें प्रिंट कर दी, मैंने 3 ही चीज़ें इससे यहाँ पे नेम, एज और मैरिड प्रिंट कराई थी। अब गाइस देखिए कि अगर मैं एज को यहाँ पे 65 या 75 कुछ कर देता हूँ, 65, राइट, मैं इसको सेव करता हूँ, तो एज अब 60 से बड़ी हो गई है, मैंने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं दिया है, तो कायदे में इसको एरर देनी चाहिए कि आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी एज 60 से ऊपर है, तो ये डेटा फीड, इंसर्ट या अपडेट नहीं होगा, राइट। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ जो मैंने चेंजेस किए हैं, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या इसने कहा। अब आप ये देखिए कि इसमें ये साफ कह रहा है वैल्यू एरर दे रहा है कि क्लाइंट एज ओल्डर देन 60 मस्ट हैव एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। तो इसने एक एरर थ्रो कर दी, क्योंकि जो मैंने एज दी है वो 60 से ज़्यादा है, 65 है, और मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसे नहीं दिया हुआ है। तो इसने एरर रेज कर दी और डेटा को अपडेट या जो भी मैंने ऑपरेशन नीचे लगाए हैं उसको नहीं किया इसमें। अब 65 एज है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, राइट। तो ये फ़ोन नंबर हो गया, और इसमें मैं जो है यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं इसको, ये जो मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मैंने बना के रखा हुआ था यहाँ पे, इसको कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको जो है ऐड करता हूँ, राइट। गलत जगह ऐड हो गया, कंट्रोल जेड, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा ये। तो ये मैंने इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोड को फिर से रन कराऊँगा। अब क्योंकि मेरी एज 65 है और मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो इसे एरर नहीं थ्रो करनी चाहिए, और ये मेरा जो डेटा अपडेशन या जो भी इंसर्शन है यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है वो सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ अब। देखिए आप कि यहाँ पे इसने अगेन जो है ये एज देखिए 65 है, इसने डेटा वेरीफाई करके इसने इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एक से ज़्यादा फ़ील्ड पे अगर हम कुछ कस्टम कोड लिखना चाहते हैं, कुछ कस्टमाइज़ेशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडल वैलिडेटर पूरे मॉडल के फ़ील्ड को ले आता है, उस पे हम कोई भी कोड चला सकते हैं, और इस तरह से हम इसको मॉडल वैलिडेटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा मॉडल वैलिडेटर हुआ, और साथ में अब इसके बाद मैं जो है आपको एक चीज़ और बताऊँगा, एक आता है कंप्यूटेड फ़ील्ड करके। कंप्यूटेड फ़ील्ड पाइंटिक का ही एक फ़ंक्शन है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मेरा पूरा मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ही कई सारे फ़ील्ड डिफ़ाइन हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी भी 2 फ़ील्ड के बेस पे मैं एक नई चीज़ कैलकुलेट या कंप्यूट करना चाहता हूँ। राइट, जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे वेट है और हाइट है। अब आप जानते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो वेट और हाइट का फंक्शन होता है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इन द गो ये मेरे को जो मेरा पैरेंटिक मॉडल है वो मेरे को बीएमआई कैलकुलेट करके दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले कंप्यूटेड फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद मैं एक यहाँ पे अगेन मैं एक यहाँ पे डेकोरेटर बनाऊँगा। आप देख सकते हैं ये डेकोरेटर यहाँ पे। उसके बाद एक यहाँ पे मुझे एक और डेकोरेटर एट द रेट प्रॉपर्टी करके लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, जैसे हमने फील्ड में देखा था वहाँ पे क्लास मेथड लिखते थे। मैं दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे हम क्लास मेथड लिखते थे, ऐसे यहाँ कंप्यूटर फील्ड में हमें एक जो है प्रॉपर्टी करके कैलकुलेटर लगाना जरूरी है, राइट। उसके बाद फिर एक अपना वही क्लास के अंदर बना रहे हैं तो ये मेथड हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा। बॉडी मास इंडेक्स करके मैंने बनाया है ये फंक्शन मेथड, और उसके अंदर ये सेल्फ में पूरा इसको ये सारी चीज़ें मॉडल इसके अंदर इसको मिल जाएगा। और जो इसकी आउटपुट होगी वो डेटा टाइप हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। जो नया पैरामीटर कैलकुलेट करके आएगा, इसमें से नया फील्ड कैलकुलेट होगा, उसका डेटा टाइप क्योंकि डिफाइन करना जरूरी है, तो वो फ्लोट में होगा यहाँ पे, राइट। अब मैंने क्या किया है कि एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्फ डॉट वेट अपॉन सेल्फ डॉट हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आता है बॉडी मास इंडेक्स का, ये मैंने फीड कर दिया है। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको राउंड अप कर दिया है, ठीक है। राउंड लगा के मैंने 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा दी है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड होके दिखाएगा, राइट। और जो भी मेरा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है वो वापस जो है हमको मॉडल में जो आउटपुट होगी उसमें रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो ये है। अब फिर मैंने क्या किया, अपना डेटा यहाँ पे दिया। डेटा में मैंने जो है 2 चीज़ें इसको मस्ट रहेंगी, तो पहला वेट रहेगा वो मैंने दे रखा है, और दूसरा हाइट मैंने जो यहाँ पे 1.72 मीटर इसको दी हुई है। अब देखिए कि जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा वैसे ही मैंने यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कराई है बॉडी मास इंडेक्स करके, क्लाइंट डॉट बॉडी मास इंडेक्स करके, राइट। तो ये मेरे को जब ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एक नया पैरामीटर बॉडी मास इंडेक्स एक फ्लोट में कैलकुलेट करके देगा, और इसलिए इस फील्ड का नाम जो है कंप्यूटेड फील्ड रखा गया है। तो मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, और सेव करता हूँ पहले मैं, और उसके बाद रन करता हूँ, राइट। ये हो गया रन। और आप देख सकते हो कि इसमें जो है इसने मुझे जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे दी हैं। एक तो जो मैंने दी थी वैल्यूज़ को, नेम, एज, और ये तीसरा वाला 73.4 वेट हो गया, 1.72 मीटर हाइट है। और जो ये ऑन द गो इसने कैलकुलेशन किया है बॉडी मास इंडेक्स का 24.81, वो इसने दे दिया है। और जैसा कि हमने डिफाइन किया था कि हमें राउंड करना है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, वो भी इसने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर दिया है। तो ये एक बड़ी काम की चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि हम कुछ डिफाइंड पैरामीटर देते हैं, फील्ड देते हैं इसको मॉडल को, और उसमें से कुछ कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो उसका हम फंक्शन यहाँ पे एक डेकोरेटर लगा देंगे कंप्यूटेड फील्ड के साथ, और वो हमें कैलकुलेट करके फॉर्मूला दे देंगे, वो हमें पूरा कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था। आगे चल के हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी इन द गो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट गाइज। तो ये 2 चीज़ें आज मुझे आपको पढ़ानी थी। पहली थी हमारी मॉडल वैलिडेटर, और दूसरी थी ये कंप्यूटेड फीड, राइट। तो आई थिंक कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में ये चीज़ें समझ में आ जाएँ, और होप कि आपको समझ में भी आ गई होंगी। और एक और हमारे पास एक लास्ट वीडियो कल मैं आपको पेडेंटिक इस प्लेलिस्ट का दूँगा। उसमें जो भी एक छोटा-मोटा टॉपिक बचा हुआ है, तो वो आपको दे दूँगा, मैं आपको पढ़ा दूँगा वीडियो में। और उसके साथ ही जो भी कोड फाइल है वो भी मैं शेयर कर दूँगा। और इसके बाद हमारी पेडेंटिक की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट मेरा प्लान है फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट शुरू करने का, क्योंकि फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट में ये पेडेंटिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मेरे को लगा कि ये पहले मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, उसके बाद मुझे पेडेंटिक पे फास्ट एपीआई पे जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारा एफर्ट जो है आपको पेडेंटिक लाइब्रेरी पढ़ाने में लगाया है। और पेडेंटिक का खाली फास्ट एपीआई नहीं, और भी जगह काफ़ी यूज़ है, लेकिन फिलहाल हम आगे अपने आने वाले वीडियो में फास्ट एपीआई में देखेंगे कि किस तरह से जो है पेडेंटिक फास्ट एपीआई में हेल्प करता है हमारी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो गाइज़ हम आज भी अपनी पेरेंटिक की प्लेलिस्ट जारी रखेंगे, और ये मेरी पेरेंटिक प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है, और इसके बाद हम फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। और इसमें जो लास्ट हमने डिस्कस किया था, 2 चीज़ें डिस्कस की थी इसमें। एक तो हमारा मॉडल वैलिडेटर था, और दूसरा कंप्यूटेड फील्ड्स था, राइट। तो मॉडल वैलिडेटर में हमने ये देखा कि कैसे हम एक से ज़्यादा फील्ड के ऊपर कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं, और अपने मॉडल को अपने डेटा को कैसे एक से ज़्यादा फील्ड के ऊपर हम वैलिडेट करा सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि हमें 2 पैरामीटर यहाँ पे जो इनपुट है हमारे एज और कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके ऊपर अगर हमें एक साथ कोई लॉजिक, कस्टम लॉजिक लगाना है तो कैसे हम मॉडल वैलिडेटर की हेल्प से उसको हम को ईजिली कर सकते हैं, राइट। और दूसरा हमारा था एक जो हमने डिस्कस किया था वो था कंप्यूटेड फील्ड। तो कंप्यूटेड फील्ड में भी लगभग वैसा ही सिनारियो है, थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है कि हम 2 फील्ड के बेसिस पे एक नया फील्ड तैयार करते हैं,
और वो फील्ड जब हम इस क्लास को, इस पैरेंटिक मॉडल को जब हम कॉल करते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे हमने दो फील्ड, वेट और हाइट के बेसिस पे हमने अपना जो है एक बॉडी मास इंडेक्स करके एक नया फील्ड जनरेट किया था। और इन द गो जब इस मॉडल को हम कॉल करेंगे तो इसका जो मेथड हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और वो फील्ड भी हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें थी हमारी और इसको हमने देखा था। और आज का मेरा जो लास्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड मॉडल्स करके। तो थीम क्या है इस नेस्टेड मॉडल का, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आई थिंक कि उससे आप इजीली इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने एक पैरेंटिक मॉडल तैयार किया। उसमें नेम फील्ड दिया, मैंने जेंडर दिया, एज दी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एड्रेस करके एक फील्ड मैं दूँ। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि मुझे एड्रेस का डेटा टाइप नहीं पता है, क्योंकि एड्रेस जो है कम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से मिलके बनेगा, जैसे सिटी है, स्टेट है और पिन कोड है, या और भी कुछ वन टू मोर इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। तो आप इसका डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या इसको लिस्ट में रखेंगे, डिक्शनरी में रखेंगे, या फिर मोस्टली पर्सन बोल देंगे कि इसको हम एक स्ट्रिंग टाइप में रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप एक फिक्स फॉर्मेट होता है और ये चेंज नहीं होता। लेकिन समस्या ये आती है कि हम इसको रख देंगे स्ट्रिंग टाइप में, लेकिन अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एड्रेस में से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को हमें निकाल के लाना है, या उस पर्टिकुलर स्टेट को या किसी पिन कोड को हमें निकाल के लाना है, तब वहाँ हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एड्रेस की जगह हम एक और एड्रेस एड्रेस के नाम से हम एक और पैरेंटी, जैसे यहाँ पे क्लास मॉडल बनाया है हमने, है ना, क्लाइंट मॉडल बनाया है। तो ऐसे ही हम एक नया मॉडल बनाएंगे जिसका नाम होगा एड्रेस। तो एड्रेस के अंदर हम कौन कौन से फील्ड डिफाइन करेंगे? हम एड्रेस के अंदर फील्ड डिफाइन करेंगे सिटी, स्टेट, पिन कोड, या और भी जो कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा अपना, इस तरह से एक क्लास बनाऊंगा एड्रेस के नाम से, और इसमें चीज़ें मैं डिफाइन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एड्रेस बन करके एक क्लास बनाई, और उसको भी हम सिमिलरली इसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि एक बेस मॉडल जो पैरेंटिक का है वो इनहेरिट हो जाएगा इसके अंदर। उसके अंदर फील्ड मुझे कौन से डिफाइन करने हैं एड्रेस के लिए? एड्रेस के लिए मुझे जो फील्ड डिफाइन करने हैं वो है सिटी, स्टेट और पिन, और भी हो सकते हैं, हम डाल सकते हैं उसको, और तीनों ही मैंने स्ट्रिंग रखे हैं, और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, राइट। ये मैंने एक बना लिया मॉडल, बेसिक मॉडल बना लिया। अब क्या करूँगा कि मेरे को इस एड्रेस में अपनी इंफॉर्मेशन फीड करनी है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि एड्रेस अपना एक पेंटिंग मॉडल बनाने के बाद एक इंफॉर्मेशन देंगे उसको अपनी, जैसे सिटी में मैंने यहाँ पे ये रखा है मोरा, स्टेट उत्तराखंड हो गया, पिन यहाँ पे इसका मैंने दिया हुआ है, और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसको जो है मैंने इस पैरेंटिक मॉडल में पास कर दिया, जिससे ये जो हमें फाइनली एड्रेस मिल रहा है ये वैलिडेट होके मिल रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इतना काम करने के बाद हमने एड्रेस के लिए अलग से एक पैरेंटिक मॉडल बना दिया। तो अब क्या करेंगे कि हम इस एड्रेस नाम से जो हमने मॉडल बनाया था, पैरेंटिक मॉडल बनाया था हमने, तो उसको अभी एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा मेरे लिए अगले मॉडल के लिए, राइट। मैंने यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ एड्रेस के आगे डेटा टाइप एड्रेस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, एक डी हो रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस एड्रेस के आगे इसका डेटा टाइप मुझे देना है, तो ये जो मैंने पहले अपना ये पैरेंटिक अलग से जो मॉडल बनाया है वो इसके लिए एक डेटा टाइप बन जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है नेम लिखेंगे, जेंडर लिख दिया मैंने यहाँ पे, एज लिख दी इंटीजर में, और एड्रेस के लिए क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे वैलिडेट होके मेरे को एड्रेस मिला है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन फीड की थी यहाँ पे, वो जो वैलिडेट होके मुझे एड्रेस मिला है उसको यहाँ पे एड्रेस में मैं पास कर दूंगा, राइट। अब मैंने क्या किया कि एक तरह से नेस्टेड मॉडल बना दिया। इस एक मॉडल के पैरेंटिक मॉडल के अंदर मैं दूसरे मॉडल को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो इसको नेस्टेड मॉडल बोलते हैं। और अब मैं इसको जो है रन करूँगा, तो आप देखिए क्या होता है। मैं इसको पहले सेव करूँगा
और मैंने इसमें क्या किया है कि कुछ चीज़ें मैंने प्रिंट कराई हैं। पहला मैंने क्लाइंट को पूरा क्लाइंट प्रिंट कर लिया, देखते हैं कि क्लाइंट जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर क्लाइंट में से मैंने नेम प्रिंट कराया है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के अंदर मुझे क्या निकालना है, एड्रेस के अंदर मैंने जो है सिटी लिया। और फिर एड्रेस के अंदर, इस एड्रेस के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जब डिक्शनरी मैंने बनाई थी, पिन, राइट। तो ये सब सिटी जो भी है मैं कर ले सकता हूँ, फैच कर सकता हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन। और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, तो पहला जो था मेरा यहाँ पे नेम मैंने प्रिंट कराया था, पूरी पूरी पहले मैंने पूरा क्लाइंट प्रिंट कराया था। तो क्लाइंट में क्या था, मेरा नेम था, जेंडर था, एज थी, और एड्रेस में इसने जो है डेटा टाइप पहले जो मॉडल था वो डिफाइन किया। इस मॉडल के अंदर इसने सारी चीज़ें ये मुझे दे दी। अब मैंने अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुझे अलग से नेम चाहिए, अलग से सिटी चाहिए, एड्रेस में से पिन चाहिए। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अलग अलग, पवन और ये सिटी हो गया और ये पिन कोड हो गया, इसको मैंने अलग अलग फैच कर लिया। तो अब इस मॉडल के साथ आप देख रहे हैं कि जब मैंने नेस्टेड मॉडल बनाया तो इसके मुझे कितने फ़ायदे हो गए कि एक तो मेरे कोड में क्लैरिटी आ गई। कोड बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं हुआ। पहले मैं क्या करता, अगर मैं स्ट्रिंग पास कर देता एड्रेस को यहाँ पे सीधा, तो मुझे उसमें से इंटरनल चीज़ें निकालने में, अलग अलग चीज़ें निकालने में बहुत सारे इफ एंड बट्स और लॉजिक लगाने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और दूसरा ये है कि जो मैंने यहाँ पे एड्रेस करके जो पैरेंटिक क्लास बनाई है, तो इस क्लास को ज़रूरी नहीं है कि हम क्लाइंट में ही कॉल करें। हम किसी और भी चीज़ में, कहीं हम किसी एम्प्लॉय का डेटा बना रहे हैं या किसी स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की इस चीज़ को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेपरेट क्लास हो गई, एक सेपरेट पैरेंटिक का मॉडल हो गया जिसको हम अलग से कहीं भी कॉल कर सकते हैं, राइट। तो दो चीज़ें हो गई, क्लैरिटी आ गई कोड में, उसके बाद ये है कि रियूजेबिलिटी आ गई। और भी जब आप यूज़ करेंगे इसको तो और कई सारी चीज़ें आपको इसको लगेंगी कि हाँ भाई ये काम तो हमारा इससे हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड मॉडल। और उसके बाद एक छोटा-सा टॉपिक और बचता है कि मैंने मॉडल बना तो लिए हैं यहाँ पे, लेकिन व्हाट इफ कि मुझे अगर इन मॉडल्स को मुझे सेव करना है, कहीं मुझे दूसरी जगह यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लाइंट करके ये बनाया है, तो इस क्लाइंट को मुझे जो है क्लाइंट के मॉडल को मुझे यहाँ पे लेकर आना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसमें एक फंक्शन आता है मॉडल डॉट डंप करके। जैसे ही मैं मॉडल डॉट डंप करूँगा, वैसे ही जो है ये इसको मैं अभी प्रिंट नहीं करता हूँ, ये पुराना वाला जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेव कराया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मॉडल को मैंने डंप कर दिया, तो अब इसको मैं सेव करा के देखता हूँ, तो ये क्या देता है मुझे। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है पूरा मेरे को जो है यहाँ पे मॉडल दे दिया एक डिक्शनरी फॉर्मेट में, राइट। यही तो बनाया था मैंने, नाम, जेंडर, एज और एड्रेस, ये चीज़ दी थी मैंने। उसके बाद उसकी मैंने टाइप भी हमने प्रिंट करा लिया, क्या है इसका, वो एक डिक्शनरी है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट है, राइट। तो इस तरह से हम इस मॉडल को हम डंप करा के, सेव करा के, इसे जिसे हम एक तरह से सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं किसी मॉडल का, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो इसी के अंदर मैं एक छोटा-सा ऑपरेशन और लगाता हूँ कि मुझे जो है एक इंक्लूड करके एक फंक्शन, एक पैरामीटर मिलता है। इंक्लूड करके एक पैरामीटर मिलता है इसके अंदर। इसमें ये फैसिलिटी है कि मुझे अगर सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ नाम और एड्रेस ही इस मॉडल का लेके आगे जाना है, उसको ही सेव करना है, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे एड्रेस 2 चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड पैरामीटर में ये चीज़ें एक लिस्ट में डाल दी मैंने और इसको मैं रन कराता हूँ और पहले सेव करता हूँ इसको मैं, इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसमें इसने सिर्फ़ जो है मेरे को नेम दिया है और सिर्फ़ एड्रेस दिया है, बाकी चीज़ें इसने छोड़ दी हैं। अब एक और चीज़ है इसमें, इंक्लूड के बाद एक आती है इसमें एक्सक्लूड करके। अलग-अलग पैरामीटर आप खुद चाहें तो इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सक्लूड में क्या करेगा कि मैं अब इन दोनों फ़ील्ड को छोड़ के बाकी सारे फ़ील्ड को जितने भी हैं, वो सारे मैं इस मॉडल के अंदर डंप करके आगे ले जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड पैरामीटर का यूज़ करूँगा। अब एक्सक्लूड पैरामीटर का जब हम यूज़ करेंगे तो आप देखिए रन करने पे क्या आता है इसका। तो इसने नेम एक्सक्लूड करके और एड्रेस एक्सक्लूड किया और यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई थी, वो जेंडर और एज मुझे यहाँ पे इसने मॉडल में दे दी। अगेन टाइप जो है इसका डिक्शनरी है, राइट। और अ
और भी चीज़ें हैं। अब इस मॉडल को हम चाहे तो इस जो है जेसन फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जेसन मॉडल में जैसे सेव करेगा, सेव तो कर देगा, लेकिन इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ कि ये जेसन में कर देगा, लेकिन उसके साथ क्या इसका फॉर्मेट देगा। तो इसको मैं रन किया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इसने कर तो दिया है, लेकिन जो है इसको ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे दे रहा है ये, ठीक है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट से थोड़ी चीज़ें निकालने के बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए नॉर्मली हम इसकी जो डिक्ट टाइप है, जो यहाँ पे मैंने ये डंप मॉडल अंडरस्कोर डंप करके यूज़ किया था, इसी को नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम कम यूज़ करते हैं, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई, और एक लास्ट चीज़ इसमें और बची है कि इसमें एक पैरामीटर आता है मॉडल डंप में, एक्सक्लूड अनसेट इक्वल्स ट्रू, ठीक है। एक्सक्लूड अनसेट का अगर हम पूरी तरह रिवर्स करेंगे तो इंक्लूड सेट हो जाएगा। कई बार ये होता है कि इंक्लूड सेट मतलब ये है कि जो भी पैरामीटर हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वही पैरामीटर इंक्लूड करेगा, राइट। अब हम जैसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जेंडर है, जेंडर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ, राइट, और यहाँ पे मैं यहाँ पे जेंडर की इंफॉर्मेशन यहाँ से हटा दूँ, तो जैसे हमने पहले देखा था कि ये हमें जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। यहाँ पे अगर मैं मेल डाल देता हूँ तो यहाँ पे अगर फील्ड नहीं भी देता हूँ तो ये मेल वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जो फील्ड इसको सेट करके दे रहे हैं वही फील्ड ये कॉल करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं पैरामीटर एक्सक्लूड अनसेट, और इसका उल्टा करें तो इंक्लूड सेट, जो हमने सेट किया बस वही हमें देगा, ठीक है। बाकी अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू या ऑप्शनल वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हमें नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये लास्ट वीडियो था मेरा। और आगे इसके बाद हम फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, और ये सारा कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो आगे फास्ट एपीआई की वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लेलिस्ट कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।